तो देखिए, अब हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में अभी का जो सिलेबस है और पुराना जो सिलेबस है उसमें क्या अंतर है। सबसे पहली बात, जो पुराना सिलेबस था, जैसे आप जब प्री के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त जो आप सिलेबस को फॉलो कर रहे थे वो पीटी के एग्ज़ाम का सिलेबस था। अब ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस ऑब्वियसली जो आपका प्री का एग्ज़ाम था उससे अलग ही होना है। प्री का जो सिलेबस था वो आपको एग्रीकल्चर का ओवरऑल पूछा गया था। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना था, उसके कुछ आंकड़े पढ़ने थे, उद्योग के बारे में पढ़ना था, विदेशी व्यापार पढ़ना था, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाजार के प्रतिरूप आपको पढ़ने थे। इसके अलावा स्टूडेंट और हम उसमें अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना था। तो ओवरऑल जो हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें उसमें थी। लेकिन इस बार जो सिलेबस दिया गया है, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस दिया गया है, अब चूंकि आप लोगों को वो जो एग्ज़ाम था उसको मैं कहूँगी कि वो छटनी वाला एग्ज़ाम था, है ना। अब जो गिने चुने लोग आप बचे हो, अब यहाँ पर आपका मेन टेस्ट होगा। मेन टेस्ट मतलब कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस अभी दिया गया है, देखने में आपको ये सिलेबस बहुत ईजी लग रहा है क्योंकि ये सिलेबस पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न का सिलेबस दे दिया गया है ना। जब आप सारे चैप्टर्स को देखोगे तो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर दिखाई देते हैं। जैसे जो पहला चैप्टर है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1947। तो ये आपको जब 10+2 के इंडियन एग्रीकल्चर 10+2 की इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटी की बुक आप खोलोगे तो ये पहला चैप्टर आपको मिलेगा। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और विदेश व्यापार, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं ना कि उपनिवेशवाद के समय भारत की क्या स्थिति थी, कृषि की क्या स्थिति थी, है ना। तो ये सारे जो बेसिक टॉपिक हैं अब वो दिए गए हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कंटेंट इजी होता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, क्योंकि अब इन सारे चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लू नहीं मिलता कि सवाल किस तरीके से आएंगे, है ना। इस एक चैप्टर को आप पढ़ के देखो, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मतलब बेसिकली कभी आपको समझ नहीं आएगा कि इस पर सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपने क्या सोचा था कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस आएगा, मुख्य परीक्षा का सिलेबस तो आना था, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस आएगा वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का आएगा। ऐसा है क्योंकि ये जो सिलेबस आया है ये एनसीईआरटी को फॉलो ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसके जो छोटे छोटे कंटेंट्स हैं उनसे सवाल बनाए जाएंगे। तो अभी आपको इस पूरे कंटेंट को केवल एनसीईआरटी की बुक से आप पूरा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी शॉर्ट में ये सारी चीज़ें कवर की हुई है। तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 1 भी वहाँ से लिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सारे जो है एनसीईआरटी के टॉपिक उठाए गए हैं। अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको इसको करना चाहिए। तो देखो, 2 किताबें मैं आपको बताती हूँ। पहली किताब जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी किताब है, मिश्रा एवं पुरी की किताब है, ठीक है। टॉपिक एनसीईआरटी के हैं, केवल एनसीईआरटी पढ़ करके नहीं रुक जाइएगा, क्योंकि अगर केवल एनसीईआरटी पढ़ के रुक गए तो फिर इसके नोट्स अच्छे नहीं बन पाएंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं हो पाएगा। जैसे सिंपल सी बात करो कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, है ना। तो 1947 के पहले हमारा इंडियन एग्रीकल्चर किस तरीके का था, हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, विदेशी व्यापार कैसा था, तो शॉर्ट में लिखा है। मिश्रा एवं पुरी की बुक में उसको काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, कि उन लोगों के द्वारा हेवी टैक्सेशन किया जाता था, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ किया जाता था, है ना, और ड्रेन ऑफ वेल्थ पर बहुत ही बढ़िया से डिस्कशन है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको मिश्रा एवं पुरी की बुक में बहुत ही बढ़िया से डिटेल में बनाए हुए हैं। तो समय बहुत ही कम है, इसको फटाफट से पढ़ना शुरू कर दें और इससे जो डिटेल वाले नोट्स हैं वो नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आपका डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा इससे जवाब देना आपको मुश्किल होगा, ठीक है। इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य। पंचवर्षीय योजना आप जितना पढ़ते हो उसमें अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि पहली पंचवर्षीय योजना थी तो कृषि पर ध्यान दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान दिया गया, तीसरी में दोनों पर ध्यान दिया गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया भाई, रोलिंग प्लान आ गया क्योंकि सूखा पड़ गया था, वॉर हो गया था, इस तरीके से हम पढ़ते। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा आंकड़ों पर ध्यान दे देना
पहली पंचवर्षीय योजना में कितना टारगेट था ग्रोथ का, ठीक है, अचीव हुआ था या नहीं हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाने के पीछे क्या क्या कारण थे। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य के साथ उसका जो टारगेट था, वृद्धि का जो लक्ष्य था कितना था, और जो लक्ष्य से कम प्राप्ति हुई उसके क्या कारण थे। तो इस तरीके से डिटेल में जा करके आपको इनके नोट्स बनाने हैं, राइट। अब भारतीय अर्थव्यवस्था 50 to 90 1950 के बाद, मतलब हम अब यहाँ पर चलेंगे प्लानिंग वाले पीरियड में। प्लानिंग वाले पीरियड में एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, उद्योग एवं व्यापार। तो देखो, इसको आप जोड़ करके पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हो, कृषि में भी हर पंचवर्षीय योजना में इसको किस तरीके से पढ़ेंगे स्टूडेंट, जैसे आपने एग्रीकल्चर टॉपिक उठाया है ना, तो हर पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर कितना एक्सपेंडिचर किया गया, ठीक है। हर पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर कितना एक्सपेंडिचर किया गया, डायरेक्ट किया गया या इनडायरेक्ट किया गया। डायरेक्ट मतलब सीधे एग्रीकल्चर पर सरकार अलोकेशन करती है या कभी इरिगेशन पर अलोकेशन कर देती है ना, वो भी तो उसी का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उद्योग भी अगर आप पढ़ते हो तो इसी तरीके से पढ़ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग की क्या स्थिति थी, है ना, उसमें कितना अलोकेशन किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक उद्योग का कंडीशन क्या था, इसको प्लान वाइज लेकर के चलिएगा। और अब क्योंकि यह मुख्य परीक्षा है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा काफ़ी हाई होगा। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये पूछा जाएगा कि भाई सेकेंड थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान कब आया, और आप बता दोगे कि भाई 1966 से 69, ऐसा नहीं होगा। अब इससे क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। तो इसको डिटेल में इसके नोट्स आपको बनाने हैं। मिश्रा एवं पुरी से भी बना सकते हैं, या फिर लाल एवं लाल सर की बुक भी बहुत अच्छी है। तो दोनों में से जिस बुक के लैंग्वेज को आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो भी बुक आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चैप्टर अलग से दिया है, PPP मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी। ये जो PPP मॉडल है, इसके टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, है ना। बेसिकली इसको मैं कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको ऐड किया गया है, सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी भी, इसके भी प्रकार होते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि निजी क्षेत्र किसी प्रोजेक्ट को लेता है, पूरा बना के तब सार्वजनिक क्षेत्र को हैंड ओवर करता है, या कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र मिल के काम करते हैं। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को आपको पढ़ना है, और ये अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि इससे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आर्थिक सुधार एक अलग सा चैप्टर दिया गया है, LPG पॉलिसी, है ना, LPG मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके भी काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे, और इस पर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक MCQ का सीरीज भी दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां में आपको पॉवर्टी एंड रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उनको आपको पढ़ लेना है। रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं वो सब आपको पढ़नी है। तो वर्तमान चुनौतियों से रिलेटेड आपको जो भी योजना है, योजना में कितना खर्च किया जा रहा है, कौन सी योजना कब शुरू हुई है, गरीबी उन्मूलन की, ग्रामीण विकास की, तो बेसिकली आप योजनाओं को कवर करेंगे। रोजगार समृद्धि एवं चुनौतियां, श्रमिक के प्रकार, ये बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही ये बेसिक आप लोगों को सिलेबस दे दिया गया है। श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, श्रम बल क्या होता है, ठीक है। सरकार एवं रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आर्थिक विकास के सिद्धांत इसमें जोड़े गए हैं, केवल 3 सिद्धांत। पिछले वाला जो हमारा पीटी का सिलेबस था, मीन प्री का सिलेबस था, उसमें मैंने सारे ही मॉडल्स पढ़ा दिए थे, क्योंकि जो प्री का सिलेबस था वो भी अपने आप में क्लियर नहीं था कि कौन सा मॉडल पढ़ना है। आर्थिक वृद्धि के प्रतिरूप लिखे थे, तो मैंने सारे ही मॉडल्स को पढ़ाया था। अभी इसमें आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको एडम स्मिथ, रिकार्डो और हैराडॉमर पढ़ना है। दैट इज़ गुड। इन 3 मॉडल्स को अच्छे से करना है। इसमें से हैराडॉमर मॉडल जो है ये थोड़ा मैथमेटिकल मॉडल है, और इसके जो सवाल होते हैं आप UGC नेट के स्टैंडर्ड के सवाल इससे बनाइए, और इसके लिए आपको यूथ पब्लिकेशन की गाइड आती है जिससे आप इसके सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए आधारिक संरचना। अब आधारिक संरचना एक अलग सा चैप्टर इसमें है, और आप NCERT की किताब में देखोगे तो बहुत ही कम सा दिया हुआ है। खासकर महत्व दिया हुआ है कि भाई ऊर्जा का क्या महत्व है, परिवहन का क्या महत्व है, लेकिन सवाल केवल महत्व से नहीं आते, ठीक है। तो इनके जो इम्पॉर्टेंट डाटाज हैं
वो आपको मिल जाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण से, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है। ठीक है, इन सभी के लिए आप जो भी आप पढ़ते हो उसमें जो डाटा आप लेते हो इकोनॉमिक सर्वे से उठाइएगा। इकोनॉमिक सर्वे आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, उससे जो भी आंकड़े आप लेते हैं इसमें आप जोड़ के चलेंगे। अब देखो, ये 19 नंबर और 20 नंबर, ये जो 2 चैप्टर है ये केवी का सिलेबस था, पर्यावरण और धारणीय विकास और भारत का विकास अनुभव। मैंने जब केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पढ़ाया था तो ये दोनों उसके चैप्टर्स थे। अब वो चैप्टर इधर दे दिए गए हैं, इसमें भी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण और धारणीय विकास भी अच्छा चैप्टर है और इसको थोड़ा करंट अफेयर से जोड़ करके पढ़िएगा। COP27 की बैठक हुई थी, उस बैठक को भी इसमें मिलाइएगा। राइट, जैविक खेती पर ध्यान दीजिएगा। इंडिया जैविक खेती के मामले में काफ़ी आगे चला गया है और इंडिया के कोई बहुत सारे स्टेट हैं जो इसमें अच्छा कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को करंट अफेयर से जोड़ करके आपको पढ़ना है। भारत का विकास अनुभव, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा एम्फेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़े से आंकड़ों को ध्यान रखना। मुद्दे जो दिए गए हैं ना, आर्थिक समृद्धि मतलब हमारा ग्रोथ रेट क्या है, पाकिस्तान का क्या है, चाइना का क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ मानवीय विकास संकेतक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको क्या करना है, UNDP का इंडेक्स निकालो, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की तुलना कर लो। ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स निकालिए, उसमें भी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, जहाँ जहाँ इनके आंकड़े दिखते हैं आपको एक कंपैरेटिवली इसको लिख लेना है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेनी है। राइट, तो देखो जो पीटी का सिलेबस था वो सिलेबस एक जनरल सिलेबस होता है जो किसी भी एग्ज़ाम का होता है, लेकिन वो जो एग्ज़ाम था वो एक तरह से छटनी का एग्ज़ाम था कि भाई सभी ने दिया, लेकिन कुछ आप लोग जो सिलेक्ट होकर के आए हो, अब आप लोगों के लिए ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। तो मुख्य परीक्षा का ये जो सिलेबस है देखने में बहुत ही सिंपल सिलेबस लग रहा है, लेकिन इसके सवाल जो होंगे वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सवाल जो होते हैं, जब टॉपिक बहुत सिंपल होता है तो सवाल थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हर जो भी एक टॉपिक दिया हुआ है उसको काफ़ी डिटेल में पढ़िए। ठीक है, काफ़ी डिटेल में पढ़िए, और इसके लिए मैंने बुक आपको बताया है, मिश्रा एवं पुरी की बुक बताई है, लाल एंड लाल सर की बुक बताई है। ये दोनों बुक में से जो बुक आपको अच्छी लगती है आप उससे कर सकते हैं, और आर्थिक सर्वेक्षण से आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस दे दिया है। अब इस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एंड